हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर दानिश कुमार और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड हैबिट्स। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्सर्स, फूड पॉइजनिंग, डिस्पेप्सिया, ओबेसिटी, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अल्सर्स क्या होते हैं। अल्सर्स, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी किसी भी जगह अगर कोई पेनफुल वुंड होता है, ज़ख्म होता है, उसको कहा जाएगा अल्सर। बेसिकली जो अल्सर्स होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं या सरफेस पे होते हैं, किसी भी ऑर्गन या किसी भी बॉडी की पार्ट पे। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं जीआईटी के अल्सर्स। जीआईटी के बेसिकली दो टाइप्स के अल्सर्स होते हैं। एक होते हैं स्टमक अल्सर्स या पेप्टिक अल्सर्स, जो आपके स्टमक के अंदर होते हैं। दूसरे थे ड्यूडिनम में जो अल्सर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है ड्यूडिनल अल्सर्स। अल्सर्स होते क्यों हैं ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली जो अल्सर्स होते हैं वो तब होते हैं जब HCl वो डायरेक्टली म्यूकोजा को टच करे और ज़्यादा क्वांटिटी में टच करे। इस वजह से क्या होगा, आपकी म्यूकोजा में ज़ख्म बन जाते हैं और उन्हें कहा जाता है अल्सर्स। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पेप्टिक अल्सर्स की पिक्चर है। स्टमक के अंदर ये अल्सर हो गए हैं और यहाँ पे ये क्लियर पिक्चर है एंडोस्कोपी के ज़रिए जो ली गई है। तो ये बेसिकली ज़ख्म है स्टमक के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर्स। एक और पिक्चर है, इसमें देख सकते हैं अल्सर्स की वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। अगर अल्सर बहुत सीवियर हो जाता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है स्टमक के अंदर, और इससे अगर लॉन्ग टर्म अल्सर का रहेगा तो एनीमिया हो सकती है उस पेशेंट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूडिनल अल्सर्स। ये ड्यूडिनम के अंदर अल्सर है और यहाँ पे ये एंडोस्कोपी की पिक्चर है। तो ये ड्यूडिनल अल्सर्स। तो अल्सर के बेसिकली कॉज क्या होते हैं? अल्सर जो होता है वो मेनली दो कॉज की वजह से होता है, दो वजह होती हैं इसकी। एक होती है एनसेड्स, मतलब लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये हम कॉमनली एज अ पेन किलर की तौर यूज़ करते हैं, जैसे एस्पिरिन, डाइक्लोफेनिक, नेप्रोक्सिन। ये अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये HCl की सिक्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं और जो बाइकार्बोनेट्स और म्यूकस की सिक्रेशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से HCl हमारी म्यूकोसा को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा H. पाइलोरी ये बैक्टीरिया की किस्म है, इसकी वजह से भी अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये अल्सर के कॉज हैं। इसके अलावा हमें ये कहा जाता है कि जो स्ट्रेस एंड स्पाइसी फूड्स ही अल्सर कर सकते हैं, लेकिन ये अल्सर करते नहीं हैं। अगर ऑलरेडी कोई अल्सर मौजूद है, उसके सिम्पटम्स को या उसको ये बढ़ा सकते हैं, अधिक ज़्यादा सीवियर कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम सिम्पटम्स की बात करें अल्सर की, अल्सर में क्या होगा, आपको किसी पर्टिकुलर अल्सर किसी एक जगह पे ज़ख्म होता है तो उस जगह पे आपको एक सीवियर एब्डोमिनल पेन महसूस होगा, शार्प एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा नोज़िया होगी, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, और वोमिटिंग भी होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी क्योंकि आपका जो स्टमक है वो अभी डिस्टर्ब्ड है। हार्ट बर्न, ज़्यादा HCl की वजह से आपके सीने में जलन होगी, जिसे हार्ट बर्न कहा जाता है। और ब्लोटिंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस, आप थोड़ा खाना खाएंगे या खाना नहीं खाएंगे फिर भी आपको ऐसे लगेगा आपका स्टमक फुल है। तो ये हो गए सिम्टम्स। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए अल्सर बहुत डेंजरस हो सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से नोज़िया होती है, वोमिटिंग होती है और आपकी एपेटाइट या कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है। तो आप खाना कम खाएंगे, प्लस जो सीवियर अल्सर्स की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो एनीमिया हो जाएगी, जिसकी वजह से आप सीवियरली वीक हो जाएंगे। तो इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर जो अल्सर्स हैं वो आपको एनसेड्स की वजह से हुए हैं तो आपने सिर्फ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करने हैं। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि HCl की सीक्रेशन को कम कर देते हैं। जब HCl की सीक्रेशन कम हो जाएगी तो खुद ब खुद जो म्यूकोज़ा है वो हील करेगी और अल्सर्स ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे जो कॉमन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं हमारे पास, वो ओमेप्राजोल हैं, ओसोमेप्राजोल हैं, और इनके जो ब्रांड नेम हमारे पास मिलते हैं वो राइजिक और नेक्सिम हैं। अगर अल्सर्स H. पाइलोरी की वजह से हुए हैं तो आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी लेनी होती हैं। यहाँ पे जो कॉमन एंटीबायोटिक सजेस्ट की जाती हैं वो क्लेरथ्रोमाइसिन है और एमोक्सिसिलिन है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग बेसिकली इट्स इलनेस
caused by consumption of food contaminated with bacteria, virus, parasite and their toxins। अगर खाने में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या उनके टॉक्सिन्स मौजूद हैं और वो खाना हम खा लें तो हमें इलनेस होगी। और क्या होगा, इसमें हमें डायरिया, सीवियर डायरिया होगी, वोमिटिंग होगी, फीवर और हेडेक। तो इस किस्म की इलनेस को कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। जो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं वो साल्मोनेला, ई कोलाई। जो फूड पॉइजनिंग के मोस्ट कॉमन काज हैं वो हैं बैक्टीरिया। कभी कभी वायरस की वजह से, जैसे नोरो वायरस या हेपेटाइटिस ए वायरस, और कभी कभी पैरासाइट की वजह से टॉक्सोप्लाज्मा गोंजाई या जियार्डिया लैम्बिलिया, इनकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसमें आपको सीवियर वोमिटिंग होगी। कुछ ये जो फूड पॉइजनिंग वो कंटामिनेटेड फूड खाने के कुछ घंटे बाद होती है। उसके बाद क्या होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगी, स्टमक पेन, जैसे अल्सर में शार्प एब्डोमिनल पेन होता है, यहाँ पे आपको डिफ्यूज टाइप का पूरे के पूरे एब्डोमिनल में पेन महसूस होगा। फीवर होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज या वायरस एंटर हो गए हैं। और कुछ कंडीशंस में हेडेक एंड ब्लडी डायरिया भी हो सकती है। ब्लडी डायरिया क्यों होगी, जो बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स हैं उन्होंने जीआईटी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया होता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गए सिम्टम्स। इसके अलावा जो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो फूड पॉइजनिंग कॉमनली कुछ घंटों के बाद, खाना खाने के बाद आप कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे और फिर खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाते हैं सिम्टम्स। लेकिन अगर ये सीवियर है और ज़्यादा टाइम तक चलती है तो आपने अपना रिहाइड्रेशन मेंटेन करनी है, आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। उसके अलावा वोमिटिंग और डायरिया में जो आपके मिनरल्स लॉस हो गए उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना है। और बैक्टीरिया की वजह से मोस्टली ये होती है, इस वजह से हमने एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं। तो ये होगी फूड पॉइजनिंग। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया की। डिस्पेप्सिया को बेसिकली कहा जाता है इंडाइजेशन, मतलब आप खाना खाएंगे या कोई चीज़ पीते हैं उसके बाद आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट महसूस हो, आपके एब्डोमिनल में कुछ गड़बड़ महसूस हो, तो उसको कहा जाता है डिस्पेप्सिया, क्योंकि आपने जो खाना खाया है वो किसी वजह से डाइजेशन नहीं हो पा रहा। अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें खाना खाने के बाद इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं और इसमें क्या होगा, नॉजिया होगी, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग एंड वोमिटिंग भी होगी, एब्डोमिनल फुलनेस, मतलब थोड़ा सा खाना खाएंगे आपको लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया या मेरा पेट भर गया अभी। और ज़्यादा HCl की वजह से, सिक्रेशन की वजह से हार्टबर्न होगा, एक्सेसिव बेल्चिंग, ज़्यादा डकारें आएंगी या ज़्यादा स्टमक के अंदर गैस बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या बर्निंग सेंसेशन इन द अपर एब्डोमिनल और चेस्ट, एब्डोमिन के ऊपर वाले रीजन में या चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होगी जिसे हार्टबर्न भी कहा जाता है। ब्लॉटिंग होगी, आपको ऐसे लगे आपका पेट में गैस भर गई है, या लॉट्स ऑफ बर्पिंग, बहुत ज़्यादा डकारें आना, ऐसे महसूस होना कि आपका पेट फुल हो गया है, और उसके साथ साथ नॉजिया। तो ये हैं सिम्टम्स डिस्पेप्सिया के। डिस्पेप्सिया बेसिकली होती है ज़्यादा HCl सीक्रेट होने की वजह से। तो इसमें आपने क्या करना, उस HCl जो ज़्यादा सीक्रेट हो गया HCl उसको आपने न्यूट्रलाइज करना होता है। तो आप यूज़ करेंगे एंटासिड्स। इनके अंदर क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो कि HCl को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसके अलावा HCl की सीक्रेशन आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो हमने पहले डिस्कस की हुई, जैसे राइजिक या नेक्सेम। उसके बाद हम बात करेंगे ओबेसिटी की। ओबेसिटी बेसिकली हम डिफाइन करना चाहें तो इट्स अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव बॉडी फैट। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट अक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए, तो इसे कहा जाता है ओबेसिटी, या टू मच बॉडी मास। बहुत ज़्यादा आपका अगर बॉडी मास हो गया है तो इसे भी हम कहेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी के जो कॉज हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि बहुत वजह से ओबेसिटी हो सकती है। सबसे जो डिफरेंट काज हैं, जैसे जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हमारे जैसे हमारे पेरेंट्स भी मोटे होते हैं, उसकी वजह से उसके जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी मोटे होते हैं, तो जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। डाइट ही इम्पोर्टेंट होती है। कुछ लोग बहुत हाई कैलोरी फूड खाते हैं, जैसे फेट, ज़्यादा शुगरी फूड्स, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो, तो इस वजह से, और वो इतनी एनर्जी यूज़ नहीं करती उनकी बॉडी, तो वो सारे का सारा फूड आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट होता है और आप ओबेस हो जाते हैं। फिज़िकल इनएक्टिविटी, तो आप अगर लाइफ स्टाइल ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते,
जैसे लोग जो ऑफिस में वर्क करते हैं वो सारा का सारा दिन एक जगह पे बैठे होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है उनकी बॉडी में जो कैलोरीज हैं वो बर्न नहीं हो पाती, तो इस वजह से भी मोटापा हो सकता है या ओबेसिटी हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हेल्दी फूड नहीं मिल रहा, या आप सिर्फ फास्ट फूड ही मिलता है, या हाई कैलोरी फूड मिलता है, या जैसे सिटीज़ में लोग रहते हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी कम कर पाते हैं, क्योंकि जैसे जो गांव में लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, उस वजह से वो ओबेस नहीं होते, और शहर के लोग ज़्यादा ओबेस होते हैं बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मूवमेंट करने की या एक्टिविटी करने की, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, हाई कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और इसकी वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली बॉडी वेट आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेसिव वेट गेन, और बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है आप अपने वेट को केजी में लें और उसको डिवाइड कर दें स्क्वायर ऑफ हाइट से। आपने हाइट लेनी है मीटर में और उसका स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर देना है, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी इसे कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ओबेसिटी मेजर करने का। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो इसको अंडरवेट कंसीडर किया जाता है, 18.5 से 24.9 तक हेल्दी कंसीडर किया जाता है, और 25 से 29.9 तक ओवरवेट, और 30 से ज़्यादा अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स है तो उसको ओबेस कंसीडर किया जाता है, या उसको कहेंगे इसको ओबेसिटी हो गई है। देखें, बॉडी मास इंडेक्स ये आपकी बॉडी वेट और हाइट का रिलेशन बताता है, तो ये हर दफ़ा ट्रू नहीं होता कि ये ओबेस है। जैसे अगर आप बॉडी बिल्डर्स का मिसाल ले लें तो इनकी बॉडी वेट ज़्यादा होती है लेकिन ये ओबेस नहीं होते, इनमें फ़ैट नहीं एक्यूमुलेट होता बल्कि इनकी मसल्स होती हैं। इस वजह से सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि इसको ओबेसिटी है या नहीं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी वेस्ट की सर्कमफेरेंस देखें। जैसे फीमेल में जो सर्कमफेरेंस वो 35 या उससे ज़्यादा ओबेस कंसीडर की जाती है, मेल में 40 या 40 प्लस से ओबेस कंसीडर किया जाता है वेट का सर्कमफेरेंस। तो ये हो गए सिम्टम्स। अगर किसी को ओबेसिटी है इसकी वजह से क्या होगा? इसमें डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है, इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। ओबेस जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जमा हो जाता है, क्योंकि ओबेसिटी इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ फैट। और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है या वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर और आर्टरीज़ में फैट एक्यूमुलेट होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये कंडीशंस एसोसिएटेड होती हैं ओबेसिटी से। उसके अलावा ज़्यादा वेट होने की वजह से आपके जॉइंट में पेन होगा, स्पेशली नी जॉइंट्स। स्लीप एपेनिया, नींद नहीं आएगी सही से। इसके अलावा कुछ टाइप के कैंसर्स भी हो सकते हैं ज़्यादा वेट या ज़्यादा फैट की वजह से। ज़्यादा फैट अगर आपकी लंग्स में जमा हो गया है या आपका जो हार्ट है उसे इससे काम नहीं करा, तो वो आपके लंग्स को प्रेशराइज करेगा, लंग्स को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ओबेसिटी को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ओबेसिटी को बेसिकली हमने कैसे कंट्रोल, हमने खाने को कंट्रोल करना होता है। हमने जो हाई कैलोरी डाइट है उसको कम करके लो कैलोरी डाइट पे आना होता है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल यूज़ करनी होती हैं। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे हम ज़्यादा जो एनर्जी बर्न करें, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो कम हो जाए। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो मेडिकेशंस कुछ होती हैं जो आपकी हंगर को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से आप खाना कम खाएंगे, और उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज भी करनी होती है, जिसकी वजह से आप अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या फूड हैबिट्स हैं, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा को अगर डिफ़ाइन करें तो ये एक सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसमें क्या होता है, लोगों को अपने खाने पे कंट्रोल नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते चाह के भी। उसके साथ साथ ये अपनी बॉडी को बहुत सीवियरली जज करते हैं। उनको लगता है कि मेरी शेप, बॉडी की शेप ख़राब हो रही है, या मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ। तो
तो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना खाना, बट ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लोग अपनी बॉडी को बहुत सीवियरली जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी शेप एंड वेट। अगर सिम्टम्स की बात करें, इसमें क्या होता है, अनहेल्दी हीट ईटिंग हैबिट्स, मतलब वो बहुत हाई कैलोरी वाला फूड या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाएंगे। इसको कहा जाता है बिंज ईटिंग, मतलब वो एक टाइम पे बैठेंगे, बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे, फिर उनको रियलाइज़ होगा मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, अभी मेरी बॉडी शेप या ख़राब हो जाएगी या वेट गेन हो जाएगा। फिर वो क्या करते हैं, वो मेडिकेशन लेते हैं, उसको कहा जाता है पर्चिंग। वो मेडिकेशन लेंगे टू इंड्यूस वोमिटिंग, टू इंड्यूस डायरिया, जिन्हें कहा जाता है लेक्सेटिव्स। डायरेटिक्स लेंगे टू इंड्यूस यूरिन ज़्यादा करेंगे, और एनएमएस, जिसकी वजह से वो स्टूल पास करेंगे, फोर्सफुल स्टूल पास करेंगे। जब वो बिंज ईटिंग करेंगे, वो मोस्टली जो होता है वो वीकली होता है, उसके बीच में वो अपने खाने को बिल्कुल ही कम कर देंगे या फास्टिंग कर देंगे। तो इस वजह से क्या होगा, उनकी हेल्थ पे बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। तो बुलिमिया नर्वोसा बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर होता है, और इसको फिर मेडिकेशन और साइकोलॉजिकल थेरेपी की मदद से कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करें, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली होती है यंग वुमेंस एंड गर्ल्स के अंदर। इसमें क्या होता है, वुमेंस को या जो गर्ल्स इनको लगता है मैं अगर ज़्यादा खाना खा लूँगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरी बॉडी की शेप ख़राब हो जाएगी। इस वजह से वो फूड इंटेक बहुत ही कम कर देते हैं। उनको लगता है मेरा वेट गेन होगा, और जब बहुत ज़्यादा वेट के फूड कम कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की शेप ख़राब हो जाएगी, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, अंडरवेट हो जाएंगे फिर वो। अगर हम सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे, एक्सट्रीम वेट लॉस और फेलियर टू गेन एक्सपेक्टेड वेट, बहुत ज़्यादा खाना खाने की कम खाने की वजह से क्या होगा, उनकी हंगर ही ख़त्म हो जाएगी, फिर वो चाह के भी अपना वेट गेन वापस नॉर्मल वेट गेन नहीं कर सकते। थिन अपीयरेंस, बहुत ही उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो अंडरवेट में आ जाएगा। फैटिक होगी, बॉडी वीकनेस की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से थकावट महसूस होगी। इंसोमिया, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, डिजीनेस, चक्कर आना शुरू होंगे, फेंटिंग मतलब बेहोश हो जाएंगे कभी कभी। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन और वीकनेस। कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन, खाना कम खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी, स्टूल पास नहीं होगा या एब्डोमिनल पेन भी होगा। ड्राई या येलोइश स्किन, उनकी स्किन ख़राब हो जाएगी या येलोइश इन कलर हो जाएगी, और उनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड। कम खाने की वजह से आपकी जो बॉडी में प्रोटीन्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपके जो नेल्स और हेयर्स हैं वो थिन हो जाएंगे और वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये सिम्टम्स होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। थैंक यू।